हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कंप्लीट कराई जाएगी आपको और आप जुड़े रहें और ऐसे ही घर में बैठकर आप तैयारी करते रहें। ज्योग्राफी का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको चैप्टर वाइज चलाते रहेंगे और आप देखते रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, सोलर सिस्टम किसको कहते हैं, हम आकाश किसको कहते हैं, अंतरिक्ष किसको कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, पृथ्वी भी इसी के अंदर आएगा, सूर्य, सभी चीज़ें जो हैं वो ब्रह्मांड के अंदर आती हैं। हम कहते आकाश, आकाश क्या है? तो आकाश जो हमें पृथ्वी से हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है उसको हम आकाश के या नाम से जानते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाद जो जगह है यूनिवर्स के अंदर उसको अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ओके, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के अंदर सभी आकाशीय पिंड, उल्काएं तथा समस्त सौर परिवार, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि भी शामिल हैं। इनका अध्ययन हम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ब्रह्मांड के अंदर क्या आएगा? ब्रह्मांड के अंदर सभी आकाशीय पिंड आएंगे, सेलेस्टिक बॉडी आएंगी। क्लियर? आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ टॉलेमी ने किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड के अध्ययन का शुरुआत किसने की? तो आपको याद रखना है क्या है, क्लासिडियम्स टॉलेमी, इन्होंने की थी नियमित अध्ययन, कॉन्टिन्यू सिस्टम चलाया था। टॉलेमी का मत था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो ध्यान देना है, टॉलेमी के अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। ध्यान रखना है, अब नहीं है, ठीक है, लेकिन टॉलेमी के अनुसार पूछा जाए तो किसको ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है? तो टॉलेमी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया है? पृथ्वी को माना गया है। सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। कुछ इस तरह के विचार टॉलेमी ने दिए थे। आप चाहें तो इसको चीज को नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलकर कोपरनिकस आए, जिन्होंने, पोलैंड के थे ये, जिन्होंने पृथ्वी के बदले सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। तो क्वेश्चन आ जाए, कोपरनिकस के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? तो उन्होंने क्या माना है? सूर्य को माना है, पृथ्वी को नहीं माना गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के दो भाग, क्या कहा गया है? ब्रह्मांड के दो भाग हैं। फर्स्ट एटमॉस्फेयर, अभी हमने बात की, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, या और एटमॉस्फेयर। स्पेस, ब्रह्मांड के बाद जो आएगा वो स्पेस कहलाएगा। ब्रह्मांड के बाद जो होगा वो क्या है? स्पेस है। तो ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। वायुमंडल, जो वायुमंडल हमारी पृथ्वी से है वो 300 से 1000 किलोमीटर तक माना जाता है, जबकि अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का भाग है। क्लियर है? वही चीज है जो हमने अभी बात की थी। एटमॉस्फेयर के बाद के हिस्से को स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। उसमें चंद्रमा की तरफ जाएं, मंगल की तरफ, सूर्य की तरफ, जो भी हो वो स्पेस कहलाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष भाग को क्या कहा गया है?
तो क्या कहा गया है? सिस लूनर। क्या कहा गया है? सिस लूनर। तो सिस लूनर कहा गया है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में आता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के जो भाग है, जो अंतरिक्ष है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो सिस लूनर कहा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक परिकल्पना क्या है? क्या कल्पनाएं की हैं वैज्ञानिकों ने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? तो इस तरह की बातों के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसको देने वाले थे कौन? जॉर्ज लेम्ट्रे, या कई जगह लिखा होता है इसको लेम्ट्रे। क्लियर? लेम्ट्रे लिखा होता है। क्या बिग बैंग थ्योरी? इन्होंने बताया कि एक महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण, उस विस्फोट के कारण सभी कण दूर दूर चले गए, जिसमें एक पृथ्वी भी है, सूर्य भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, किससे बनी हुई बताई गई? अंतरिक्ष पूरा का पूरा किससे बनाया गया? कि एक महाविस्फोट हुआ और उनके बीच में खाली जगह, स्पेस बनता चला गया, वो दूर दूर होते चले गए। ये आज थ्योरी सबसे मान्य थ्योरी है, आपको ये याद रखना है। पृथ्वी की उत्पत्ति बताई जाती है बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति बताई जाती है बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी भी आता है, चंद्रमा भी आ गया, शुक्र ग्रह भी आ गए, मतलब ग्रह भी आ गए। इसलिए कह सकते हैं सभी चीजों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के अंदर सभी चीजों की उत्पत्ति, चाहे वो स्टार हैं या ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, सबकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? बिग बैंग थ्योरी। कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी में एक पॉइंट में विस्फोट होता है। एक पॉइंट में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। आगे देखते हैं इसको। अब इन चीजों को समझते हैं। क्या हुआ? एक विस्फोट होता है और ये विस्फोट होकर दूर दूर चीजें चली जाती है। इसी को क्या नाम दिया गया है? बिग बैंग थ्योरी। क्लियर? फिर आया निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? थॉमस गॉल्ड। किसने दिया? थॉमस गॉल्ड। तो थॉमस गॉल्ड ने और हरमैन बॉल्डी ने। तो इस तरह की व्यवस्था थी कि हर चीज निरंतर उत्पन्न में है, लगातार उत्पन्न हो रहा है। इस चीजों से बहुत चीजें में पृथ्वी पर भी पता लगती हैं कि नई जमीनें बन रही हैं, नए नए कॉन्टिनेंट बनते जा रहे हैं, नए नए आइलैंड निर्मित हो रहे हैं। तो प्रकृति अपना स्वरूप चेंज करती रहती है। तो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत था। फिर एक और थ्योरी आई जिसको हम क्या कहते हैं? संकुचन विमोचन का सिद्धांत। क्या कहा गया? संकुचन, मतलब चीजें इकट्ठी हो रही। पृथ्वी विस्फोट के कारण हुई, फिर उसमें संकुचन हुआ। संकुचन का मतलब क्या हुआ? वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से भी बात की जाती है। आगे देखते हैं, नोट करें। ब्रह्मांड की जानकारी का सबसे आधुनिक स्रोत किसने दिया? तो किसने दिया? जैक ब्रुबिज द्वारा, जिन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गैलेक्सी ताप नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान रखना है क्या कहा है? टेम्परेचर, गैलेक्सी बनी है टेम्परेचर, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर प्रोसेस के कारण। किसके कारण? नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर प्रोसेस। क्लियर? आगे बढ़ते। अब हम आगे पढ़ते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? जैसे एक स्टार होता है, उसका अपना एक परिवार होता है जिसको हम ग्रह बोलते हैं।
उस सूर्य एक हमारा क्या है, स्टार है, और उसके ग्रह को हम सौर मंडल कहेंगे। इसका मीनिंग क्या है? सूर्य एक स्टार है, तारा है। आगे हम देखते हैं कि इसका मतलब बनता है कि सभी तारों का एक अपना सौर मंडल होगा, लेकिन हमें अपने सौर मंडल को ही समझना है, उसके बारे में जानना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई, जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? नेबुला। क्या होता है नेबुला? एक गैसीय अवस्था, एक गैसों का बहुत विशाल समूह। वो गैसें धीरे धीरे ठंडी हुई। आज भी हम देखते हैं तो हमारे ग्रह पृथ्वी की तरह सॉलिड अवस्था में हैं, ठोस में हैं। कुछ ग्रह, कुछ नहीं कह सकते, जुपिटर से पीछे जितने भी ग्रह जाएंगे, जुपिटर को लगाकर, जुपिटर और नेपच्यून तक, यानी बृहस्पति से लेकर अरुण, वरुण, शनि, जितने भी ग्रह हैं ये गैसीय अवस्था में हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति नेबुला से हुई है। नेबुला क्या है? एक गैसों का समूह। क्लियर? आगे देखते हैं। सूर्य के परिवार अथवा ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, एस्ट्रोनॉइड आदि के संयुक्त रूप को क्या कहा जाएगा? सौरमंडल। क्लियर है? ये उतार सकते हैं। अभी हमने इसी की बात की थी। तो ग्रह, ग्रह क्या होते हैं? जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये हमारा है सूर्य है, फिर हमारे ग्रह हैं, और इस तरह से ये रिवॉल्व करते हैं। इन ग्रह के चारों ओर भी कुछ सेलेस्टिक बॉडियां, आकाशीय पिंड घूमते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह। धूमकेतु यानी कॉमेट्स, ये क्या होते हैं? ये भी एक तरह से ग्रह की तरह होते हैं, लेकिन इनका टाइमिंग इतना लंबा है कि कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। ये गैसीय होते हैं, गैसों का झुंड होता है, गैसों का समूह होता है। वो पृथ्वी, सूर्य से दूर होने के कारण जम जाता है, धीरे धीरे वो सामने आता है। उल्काएं, उल्का क्या होती हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, और वो हमारे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण वो जलने उड़ जाते हैं। तो आपको शायद पता भी होगा कि आपने उनको किस रूप में जानते हैं? आजकल फिल्मों ने हमें बहुत कुछ बता रखा है, टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा क्या है? उल्काएं। क्लियर हो गया? तो इस तरह की व्यवस्था दी जाती है। एस्ट्रॉयड क्या हैं? ऐसे जो ग्रह और उपग्रह की कैटेगरी में नहीं आते, जो दूसरों के, या ऐसे पिंड हैं जिनको हम ना तो ग्रह कह सकते ना उपग्रह कह सकते, लेकिन किसी ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। काफ़ी सेलेस्टिक बॉडियाँ होती हैं, छोटी 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 घूमती रहती हैं। इनका कोई मेन आकार नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कितने ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं? हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो को ग्रह मान लिया गया था, और उसके कारण 9 ग्रह हो गए थे हमारे, लेकिन हमारे सौर मंडल में पृथ्वी समेत 8 ग्रह हैं। प्लूटो की सदस्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। क्लियर हो गया? तो इस तरह से प्लूटो अब हमारा ग्रह नहीं है। ठीक है? इसको कई जगह पर यम या प्लूटो कहा गया है। सूर्य के बढ़ते हुए दूरी के अनुसार की बात करता है, तो सबसे पहले कौन आया? बुध, मरकरी,
शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ये किसके अनुसार हैं? सूर्य के दूरी के अनुसार। तो आपसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, ये तो हम सब याद करते हैं कि सूर्य की सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है या सबसे दूर कौन सा ग्रह है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नंबर के हिसाब से, जैसे बुध, शुक्र, शनि। शुक्र है पृथ्वी, पृथ्वी कितने नंबर पे आता सूर्य के अनुसार? तो हम कहेंगे तीसरे नंबर पर। मंगल 4th नंबर पर, बृहस्पति 5th नंबर पर। इस तरह से आपको ये नंबरिंग भी याद करनी होगी। एक दो बार लिख के देखेंगे, समझेंगे, या वीडियो को दोबारा दोबारा सुनेंगे, समझेंगे, तो ये अपने आप याद हो जाता है। अब आकार के अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सूर्य के अनुसार जो दूरियां दे रखी हैं, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। ये दी हुई हैं, तो उनके अनुसार देख लेते हैं ये क्या है। अब यहां से हमने क्या करना है, आगे लेके आना है। मतलब बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। हमने क्या किया, यहां से इन ग्रहों को उठा लिया और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रह हैं इन्हें आउटर कहा जाता है, जोवियस, गैसीय अवस्था में। ये आउटर ग्रह हैं जिन्हें गैसीय अवस्था के ग्रह बोला जाता है। ये पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। इनर ग्रह कौन से हैं, तो ये इनर ग्रह है। ये कौन से हैं, इनर ग्रह हैं। आगे देखते हैं। अब पृथ्वी की दूरी के अनुसार, ये तो था किसके अनुसार, सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कौन सा ग्रह है हमारा, शुक्र, पृथ्वी की जुड़वां बहन शुक्र। वीनस, फिर आता है मंगल, कौन सा आएगा, मंगल। उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद सीक्वेंस चलेगी शनि, सैटर्न, फिर इसके बाद अरुण, यूरेनस, फिर वरुण, नेपच्यून। क्लियर है। प्लूटो का नंबर आ सकता है क्योंकि है तो वही, लेकिन उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। आगे हम जानेंगे क्यों रद्द की गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये किसके अनुसार हुए, पृथ्वी के से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। किसके अनुसार हो जाते हैं, पृथ्वी की दूरी के अनुसार की बात की जाती है। फिर एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है, आकार, कौन सा बड़ा ग्रह, कौन सा छोटा ग्रह। हम याद कर लेते हैं बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, लेकिन आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी कितने नंबर का बड़ा ग्रह है। फिर क्या करेंगे, 5वें नंबर पर कौन सा आता है, 7वें नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर आकार के अनुसार कौन सा ग्रह है। इस तरह के क्वेश्चनों को भी समझते हैं, देखते हैं। तो हम यहाँ जो ये पोजीशन थी इसको एक बार आगे उठा ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और फिर शनि,
शनि का नंबर आता है, फिर अरुण, फिर वरुण, ये चारों हमने यहां से उठा लिए। क्लियर? अब जो हमने अभी देखा है कि इसके अनुसार पृथ्वी पृथ्वी कितने नंबर पे आएगा? पृथ्वी 5वें नंबर पर आ जाता है। अब यहां पृथ्वी के अनुसार जो जो ग्रह हैं उनको लिख लेंगे, ये हमारी सीक्वेंस होगी। क्या समझ में आया? हमने सूर्य के दूरी के अनुसार बृहस्पति से लेकर वरुण तक के ग्रहों को रखा, तो सबसे बड़े ग्रह 4 हमारे सामने हैं। फिर हमने पृथ्वी की दूरी के अनुसार वाले पृथ्वी समेत आगे लिख देने हैं। इसका मतलब पृथ्वी कौन सा नंबर का ग्रह है? 5वें नंबर का, ये 6ठे नंबर का, मंगल 7वें नंबर का और बुध 8वें नंबर का। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? बुध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेकंड नंबर का बड़ा कौन सा है? तो शनि। थर्ड अरुण। वरुण पृथ्वी कितने नंबर पे आएगा? 5th नंबर पे आएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी कितने नंबर पे आएगा। सूर्य की दूरी के अनुसार तो पृथ्वी आता है 3रे नंबर पर। आकार के अनुसार कौन से नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पर आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो शायद समझ में आ गया होगा। एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि यानी सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। 5th नंबर पर कौन सा आता है? पृथ्वी यानी अर्थ। फिर यहीं से हम सीक्वेंस बना देते हैं। उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा कौन हुआ? बुध यानी मरकरी। तो आपको शायद ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सौर मंडल के अब ग्रह करते हम कर चुके हैं। क्या 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार हम ग्रह के बारे में जान चुके हैं। हम पृथ्वी की दूरी के अनुसार हम ग्रह के बारे में जान चुके हैं। हम यहाँ पर आकार के अनुसार शॉर्टकट थोड़ा सा लगा चुके हैं कि कैसे याद करें कि सूर्य के अनुसार जो ग्रह थे दूरी के अनुसार तो बृहस्पति से लेकर हमने आगे रखे तो उनका आकार फिक्स हो गया। बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। फिर हमने 4 ग्रह उठाए पृथ्वी की दूरी के अनुसार, उनको वहां रख दिया तो 5वें नंबर पर पृथ्वी आ गया। फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद मंगल और एंड में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? 7वें नंबर का। तो आप बता सकते हैं मंगल है। कई बार 4th नंबर का पूछ लिया जाता है, कई बार 3rd नंबर का पूछ लिया जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो सौर मंडल के ग्रह के बारे में बात करें, दोबारा बात कर लेते छोटी सी कि सौर मंडल के कितने ग्रह हैं? 8। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई? क्योंकि वो वरुण यानी नेपच्यून के रास्ते को काटता है। ग्रह यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि उसका अपना एक रास्ता हो। लेकिन जो है प्लूटो आज बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो को ग्रह की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्वेश्चन आ जाए तो कब भरेंगे? ये हमारा आंसर होगा 24 अगस्त 2006 को। अब हम बात करते हैं बुध यानी मरकरी की और देखते हैं बुध के बारे में। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह हम ये याद कर चुके हैं। ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। व्यास, व्यास क्या होता है उसका? डायामीटर। व्यास क्या है उसका? डायामीटर। तो कितना व्यास है इसका? 4000
880.40 किलोमीटर, इसका घनत्व सबसे अधिक, ये बात याद रखनी, डेंसिटी ज्यादा है किसकी, बुध की। सभी ग्रहों में घनत्व सबसे अधिक किसका है, बुध का है। सूर्य से दूरी, ये याद रखेंगे, सूर्य की एक परिक्रमा का, यानी कि परिक्रमा क्या होती है, रिवॉल्वेशन, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ग्रह रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी करती है, ऐसे ही बुध भी करता है। लेकिन एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता हो, 87 डेज 23 आवर्स। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, नॉर्मल कहा जाता है 88 दिन। कितने हैं, 88 दिन के अंदर, क्योंकि 23 घंटे। तो तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन आ जाए तो क्या भरेंगे, बुध यानी मरकरी, तेज चलने वाला ग्रह। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। मतलब सूर्य के चारों ओर तो ये तेजी से घूमता है, लेकिन अपने अक्ष पर ये स्लो चलता है, अपने एक्सिस पर ये स्लो चलेगा। इसकी रोटेशन स्लो है पृथ्वी से, रिवॉल्वेशन ज्यादा है, सूर्य के चारों ओर जल्दी से चक्कर लगा लेता है, इसलिए तेज चलने वाला ग्रह, लेकिन अपने अक्ष पर स्लो घूमता है। कई बार क्वेश्चन आया है, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है, तो 90 दिन के बराबर है। परिमाण में पृथ्वी का 8वां भाग है, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। एक तो क्या है, जो भार के अनुसार की बात की जाए तो ये 18वां भाग है, किससे, पृथ्वी के मास से। वायुमंडल नहीं है, ये ध्यान रखना है, बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। उपग्रह की संख्या, कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। टेम्परेचर ध्यान दें, मतलब दिन का तापमान प्लस और रात को माइनस, इसलिए कह सकते हैं बुध गर्म ग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि दिन में तापमान ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन रात को टेम्परेचर -183 के आसपास चला जाता है, इसलिए कह सकते हैं बुध गर्म ग्रह नहीं है। अब हम बात करेंगे शुक्र। सेकंड हमारा कौन सा था, वीनस यानी शुक्र। सूर्य से दूसरा ग्रह है, पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है। मतलब सूर्य से तो दूसरा है, लेकिन पृथ्वी से सबसे नजदीक है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। शुक्र सबसे अधिक चमकीला है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है, वीनस है। क्यों, क्योंकि इस पर सल्फर के बादल पाए जाते हैं। सल्फर वहां पर बहुत ज्यादा है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश कहाँ होती है सबसे अधिक, कौन से ग्रह पर होती है, तो वो भी नाम क्या बताएंगे, शुक्र। लेकिन ये इतना हीट होने के कारण क्या होती है, कभी भी इसकी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, मतलब सॉरी, कभी भी इसकी लैंड तक नहीं पहुंच पाती। शुक्र की लैंड तक कभी भी सल्फ्यूरिक रेन नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जैसे ही वो रेन आती है नीचे की तरफ तो वो दोबारा वेपोराइड हो जाती है, वाष्पित हो जाती है और वापसी वायुमंडल में चली जाती है। इतना गर्म ग्रह भी ये है। तो ये कह सकते हैं कि सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। यहाँ घने सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। क्लियर, ये अभी हम बात कर चुके हैं। तापमान देखा जाए तो
वहाँ हमने बुध का देखा था, उससे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कब का? दिन का। एवरेज टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? ये शुक्र का ज़्यादा है। शुक्र का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो वहाँ की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 97% है, कई किताबों में इसको 96% भी लिखा गया है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछता इतना ज़्यादा। सिर्फ क्या पूछा जाता है कि कौन सी गैस सबसे अधिक है शुक्र पर? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी ग्रह को कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है। पूर्व में प्रातःकाल ये दिखाई देता है। सुबह कहाँ दिखाई देगा? ये पूर्व की तरफ। और शाम को कहाँ दिखाई देगा? पश्चिम की तरफ। हम इसे नेक्ड आँखों से, आईज से देख सकते हैं। किसी दूरबीन, टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं, से हम वैसे देख सकते हैं। तो हम नंग आँखों से भी इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा गया है। और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा 15 गुना ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है? शुक्र का घनत्व, डेंसिटी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रोटेशन कितने दिन में पूरी कर लेता है? ये याद रखना, 224 दिन 16 घंटे में। इंपॉर्टेंट क्या है? ये घूमता है पूर्व से पश्चिम। इसकी रोटेशन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है। अर्थ की आपको पता होगा वेस्ट टू ईस्ट है। पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, लेकिन शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसीलिए कह सकते हैं शुक्र के अंदर सूर्य उदय होता है पश्चिम से। सन राइज कहाँ से होगा शुक्र पर? तो कहाँ से होगा? पश्चिम से होगा। और सनसेट कहाँ से होगा? कब हो, कहाँ पर होगा? पूर्व के अंदर होगा। पृथ्वी पर कहाँ कहाँ हो रहा है? सूर्य उदय होता है पूर्व से, सबको पता है। और पश्चिम के अंदर क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व रोटेशन करती है। तो एक क्वेश्चन शायद आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। और शुक्र ग्रह का सूर्य उदय कहाँ से होगा? ये होगा पश्चिम में। क्यों? क्योंकि उसकी रोटेशन है पूर्व से पश्चिम। तो क्वेश्चन क्या बना? सूर्य उदय पश्चिम से होगा या पूर्व से होगा? ये किस पर डिपेंड करता है? उस ग्रह की रोटेशन पर डिपेंड करता है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी की बहन, यानी कि हमने बात कर चुके हैं, इसको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार, द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है। इसका स्वरूप पृथ्वी के बराबर है, इस जैसा ही है, इस तरह से कह सकते हैं। इसके भी उपग्रहों की संख्या 0 है। अब तक हमने 2 ग्रह किए, बुध और शुक्र। दोनों के ही ग्रहों की जो उपग्रहों की संख्या 0 है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने ग्रह की। पृथ्वी साथ ही लिखा हुआ है, नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू। क्यों?
क्योंकि इसका पर पानी ज़्यादा है, और पानी में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से स्कैटरिंग होता है, परकिरणन, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, पानी नीला दिखाई देता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी का आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, तो स्कैटरिंग यानी परकिरणन। इसलिए पृथ्वी का आकाश नीला है, पानी नीला है, स्कैटरिंग के कारण, इसलिए इसको ग्रह को हम नीला ग्रह या ब्लू ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता, पानी व वायुमंडल के कारण नोट कर सकते हैं, अभी हमने यही बात बताई। शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी कहाँ है, कहाँ स्थित है सौरमंडल में, तो शुक्र और मंगल ग्रह के, शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स। लेकिन यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो हम कर चुके हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, वो शुक्र है, दूसरे नंबर पर मंगल आता है। आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो पृथ्वी का से आकार के अनुसार कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। पृथ्वी के अक्ष का ध्रुवीय व्यास, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, क्लियर, ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये हमारा ऊपर होते हैं पोल यानी कि ध्रुव। तो जो ये सर्कल बनता है, सर्कल जो बना है हमारा ध्रुवीय सर्कल, उसके सेंटर से मिलने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास यानी डायामीटर, क्लियर है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पूछा जाए, यानी कि ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714, 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास, जो इक्वेटर वाला व्यास है, उसकी बात करी जाए तो कितना है, 12,756। इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि दो व्यास के अंदर डिफरेंस है। अब बॉल है, बॉल को यूं पकड़े, यूं पकड़े, उसके व्यास दोनों सेम होंगे, तो सर्कल है। लेकिन पृथ्वी के दो व्यासों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 42 किलोमीटर। कितना डिफरेंस है, 42 किलोमीटर। कौन सा व्यास बड़ा है, भूमध्य रेखीय व्यास बड़ा है। कौन सा व्यास बड़ा है स्टूडेंट्स, भूमध्य रेखीय व्यास बड़ा है। सबसे बड़ा व्यास भी पूछा जाए यही बताना है। इसको विषुवत वृत्तीय रेखीय व्यास भी बोल देते हैं, इक्वेटरीय का व्यास बोल देते हैं, डायमीटर बोल देते हैं, तो यही बड़ा होगा। डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप डिफरेंस भी बता सकते हैं, 42 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, कैसे पता चलता है, तो क्या कह सकते हैं, दो डायमीटर का डिफरेंस, दो व्यास का अंतर। आगे देखते हैं। अब पहले यहां सूर्य से औसत दूरी भी बताई गई है, इसको भी नोट कर सकते हैं। ये क्या है, पृथ्वी की रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, वो टाइम है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपनी रोटेशन कितने टाइम में पूरी कर लेगी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। लेकिन हम एवरेजन क्या मान लेते हैं, लगभग क्या मान लेते हैं, 24 घंटे। इसलिए हमारा दिन है 24 घंटे का, 12 घंटे के दिन और लगभग 12 घंटे की रात। लेकिन ये दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। गर्मियों में दिन बड़े और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं।
लेकिन अभी बात करी जाए पृथ्वी की रोटेशन, इस रोटेशन से क्या बना? पृथ्वी की रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं। ध्यान से समझना है, पृथ्वी की परिभ्रमण यानी रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, न कि दिन और रात छोटे बड़े होते। ठीक है, तो दिन और रात किसकी वजह से बनेंगे? परिभ्रमण यानी रोटेशन के कारण। अब बात करते हैं, सूर्य की परिक्रमा भी करता है पृथ्वी की। दो मोशन है, दो गतियां हैं, एक अपने अक्ष पर घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो उसका टाइम है 356 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। कितना है? 365। इसको हम क्या कह देते हैं? इस तरह से हम परिक्रमण यानी परिक्रमा जो सूर्य के चारों ओर करती है पृथ्वी, उसके कारण हमारे यहाँ मौसम परिवर्तित होते। एक साल का टाइम जो हम मांगते हैं वही पृथ्वी की परिभ्रमण टाइम। क्लियर हो गया? यहाँ तक हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अभी तक हमने 2 उपग्रह किए, जिनमें से अभी तक किसी भी उपग्रह का कोई भी ग्रह का कोई उपग्रह नहीं आया। पृथ्वी पहला सौरमंडल का ग्रह है जिसका एक उपग्रह अभी हमने जो पढ़ाई की उसमें आया है, और उसको चंद्रमा कहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चंद्रमा नहीं है? तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि उसके उपग्रह कितने हैं, क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा कहा गया है। इस तरह से वो चंद्रमा के बारे में कहकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपग्रह के रूप में ही पूछता है। तो किसी का ऐसे कौन से उपग्रह जिनका कोई चंद्रमा नहीं है, वो कौन है? वो हैं बुध और शुक्र। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं मंगल के बारे में। मंगल ग्रह यानी कि मार्स, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो ये क्या है? लाल है। आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे लाल क्यों है, कैसे है, किस तरह से। तो इसका टेम्परेचर की बात की जाए तो ये -87 से -5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब ये काफ़ी ठंडा है पृथ्वी की अपेक्षा, इस पर जीवन संभव नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, सूर्य से ये चौथा ग्रह है। जब हमने पहले ही पढ़ा था तो ये कौन सा है? सूर्य से चौथा ग्रह है। आप साथ के साथ आंसर देने की भी कोशिश किया करें कि ये सूर्य से कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह। इसका परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा ये कितनी टाइम में कर देता है? ये 1 साल 321 दिन, लगभग पृथ्वी के 2 साल के नज़दीक इसका टाइम बनता है। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक संरचना क्या है इसकी? तो केमिकल प्रोसेस क्या है, यानी कि इसमें वायुमंडल की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें 95% है, और 2.3 नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, और कुछ मात्रा में बर्फ है, जलवाष्प, अमोनिया तथा मीथेन। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखते हैं, मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा पढ़ते पढ़ते कि ये उस एग्ज़ाम में आया था, ये उस एग्ज़ाम में आया था। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये आपके जो बिल्कुल सिलेबस के जो एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार है। तो निक्स ओलंपिया,
मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये आपको याद रखना। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं, फोबोस और डीमोस। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ये पहले भी हमने बात की थी एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रह के बीच में है? तो मंगल और जुपिटर के बीच में है। आगे देखते हैं इनके बारे में। अब हम बात करेंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा है, पृथ्वी के बाद आता है, मतलब सूर्य से इसकी पोजीशन देखी जाए तो 4th है। इस तरह के हम क्वेश्चन कुछ पढ़ चुके हैं और जुपिटर के बारे में जानते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि ये गैसीय ग्रह है, ये आउटर ग्रह की श्रेणी में आता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। सूर्य से कौन सा ग्रह है? अभी हमने बात की, ये 5वां ग्रह है। 11 साल और 315 दिन और 1 घंटे लगते हैं इसको सूर्य की रिवॉल्वेशन करने में, परिक्रमा करने में इसको टाइम लगता है। आगे देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये भी हम कर चुके हैं। बृहस्पति ग्रह पर क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है, अमोनिया है। इसके सतह का तापमान -15 से -20 है। स्टोरी कंप्लीट हो रही है, समझ में आ रही है? तो मेन हमें यहाँ कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह कई किताबों में 28 दिए गए हैं, कहीं पर 66 दिए गए हैं। तो इस तरह से कई ग्रह के बारे में बात करता है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो बृहस्पति ग्रह का ही है, गैनीमेड। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है उस सौर मंडल का, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी उसी का एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं हम गैनीमेड। कई बार क्वेश्चन आता है, थोड़े थोड़े याद रख लेंगे। कैलिस्टो, आयो, यूरोपा किसके उपग्रह हैं? तो ये याद रखेंगे, ये जुपिटर के उपग्रह हैं। तो ये हम बात कर चुके, गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति 15 मीटर तरंग दैर्घ्य की रेडियस तरंग आकाश में प्रसारित करने का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब अगर हमें बड़े रेडियो सिस्टम को चलाना है, रडार को चलाना है, तो हमें किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? टीवी टेलीविज़न चलाने के लिए हमें बृहस्पति ग्रह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बड़ी ग्रह, बड़े हमारे सिस्टम हैं, बड़े रेडियो एक्टिव तरंगे हैं 15 मीटर, वो कहाँ से टकरा कर वापसी आ सकते हैं? वो जुपिटर से आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो जुपिटर इस तरह से भी हमारे काम आ जाता है। सबसे भारी ग्रह है, हो चुका है। इसका प्लायन वेग पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? ये है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शनि यानी सैटर्न। सूर्य से छठा ग्रह है। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आकार में सौर मंडल का दूसरा है। क्लियर है? हम पहले कर चुके हैं, समझ चुके थे, हमने वहां थोड़ी सी एक ट्रिक का यूज करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। व्यास, इसका डायामीटर कितना है? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, नोट करते जाएं और आगे बढ़ जाएं। टेम्परेचर 185 डिग्री सेल्सियस है।
माइनस में है ये भी, क्योंकि गैसीय अवस्था में है, जमा हुआ ग्रह है, गैसीय अवस्था में ही इसके ग्रह की सारी चीजें पाई जाती है। सूर्य की परिक्रमा लगभग कितना करता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है। 29.5 वर्ष लगते हैं शनि को सूर्य की एक परिक्रमा करने में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टाइटन जो है क्या है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहां ध्यान देने की बात क्या है, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, न कि सौरमंडल का। सौरमंडल का गैनीमेड है, यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो बुध के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजन वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम टाइटन के बारे में जान सकते हैं। आगे देखते हैं, टाइटन कैसिनी ह्यूजेंस क्या है, कई बार क्वेश्चन आया है, ये एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो वो क्या है, टाइटन उपग्रह से संबंधित एक खोज मिशन है, ये मिशन का नाम है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सूर्य का कौन सा, शनि का कौन सा उपग्रह है, तो ये उपग्रह नहीं है, ये इसका मिशन का नाम। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन हीलियम गैस इसमें पाई जाती है, मीथेन भी होती है, अमोनिया भी पाई जाती है। शनि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसके रिंग्स पाए जाते हैं। तो ये रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, इसके चारों ओर रिंग्स होते हैं, ये रिंग्स के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं शनि के 10 रिंग्स। शनि के अन्य उपग्रहों के नाम याद रख सकते हैं, कई बार उपग्रह पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कौन कौन से उसके उपग्रह हैं, जैसे मिमास, एनिसिलाडू, टेथिस, रिया, फोवे। ये कई बार रिया का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फोवे पूछा गया है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम घनत्व, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, 0.7। पीछे से सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको यदि पानी पे रखा जाए तो वो तैरेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि घनत्व 1 पानी का होता है, उससे भी कम है, इसका मतलब ये तैरेगा, सबसे कम है। तो आपको सोच के बताएं अभी, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, सोचें, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? बिल्कुल ठीक, बुध का है, मरकरी। नोट, फोवे शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत परिक्रमा करता है। यानी कि जो शनि है वो शनि कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व रोटेशन करता है, लेकिन फोवे अलग दिशा में घूमता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। शनि आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। शनि के बाद और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो नेक्ड आइज के द्वारा हम देख सकें। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अरुण यानी यूरेनस। सूर्य से यह 7वां ग्रह है, ठीक है, सूर्य से कौन सा ग्रह है, ये 7वां ग्रह है। आकार में तीसरा है, टेम्परेचर -215 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -215 डिग्री सेल्सियस है। खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी इसकी खोज। सूर्य की परिक्रमा करता है ये 84 वर्ष और 6 दिन और 3 घंटे में। अरुण में भी रिंग पाए जाते हैं, लेकिन इसके रिंगों की संख्या 5 है। इनके नाम भी दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। ये कई बार भी क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसे कौन सा ग्रह है जिसके रिंगों को अल्फा बीटा का नाम दिया गया है, वो कौन है, वो यूरेनस है।
आगे बढ़ते हैं। इसके 21 उपग्रह माने जाते हैं। एरियल, टिटेनिया, मिरांडा, ये इसके मुख्य उपग्रह। आगे देखते हैं। वरुण यानी नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह है, लास्ट है ये, सूर्य से लास्ट है। आकाश में सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह। तो हमने देखा था बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तो हमने यूं के यूं उठाए थे, तो ये 4 तक थे। फिर पृथ्वी का नंबर आ जाता है 5th। ग्रह का रंग हरा है, परिक्रमा करता है ये पूर्व से पश्चिम। तो 2 ग्रह हुए हमारे जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, और वो एक कौन सा था, शुक्र, और एक कौन सा है, नेपच्यून। तो क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उल्टी परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम, वो वरुण और शुक्र हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, उसमें भी शुक्र का नाम आएगा, लेकिन उसके साथ आ जाएगा बुध। क्लियर हो गया, मरकरी। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रह के चारों तरफ 5 रिंग पाए जाते हैं। इसके भी कितने रिंग होते हैं, 5 रिंग हैं। पहला उपग्रह ट्रिटोन, दूसरा उपग्रह नेरीड। ये ध्यान रखना है, कई टी से नाम आए हैं, आपने क्या करना है, एक जगह रखने हैं, वो किस किस के थोड़ा थोड़ा नाम में डिफरेंस है, उसको समझना, अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। आगे देखते हैं। अब हमने, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। ये हरे रंग का ग्रह है, इसका क्या मीनिंग है? ये हरे रंग का ग्रह है, इस पर मीथेन ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये हरे रंग का ग्रह कह सकते हैं। कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून कैसा ग्रह है? हरे रंग का ग्रह है, क्योंकि इस पर अब मीथेन ज्यादा होने के कारण क्या है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर रुक जाता है, टेम्परेचर ज्यादा बन जाता है, किसकी अपेक्षा? यूरेनस। लेकिन हमारा ग्रह दूर कौन सा है? नेपच्यून। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह हम क्या करते हैं, प्लूटो ऑप्शन में है तो भर सकते हैं, लेकिन आजकल ग्रह नहीं है, फिर भी प्लूटो ऑप्शन में आ जाए तो भर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो नहीं है तो हम क्या भरेंगे? वरुण भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट है। नहीं, हम भरेंगे यूरेनस, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की मात्रा ज़्यादा है। मीथेन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये उससे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेता है, रख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसकी वजह से अब दोबारा एक बार समझते हैं, सबसे गर्म ग्रह फर्स्ट से सेकंड आएगा, शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह लास्ट सेकंड। सबसे गर्म फर्स्ट सेकंड और सबसे ठंडा ग्रह लास्ट सेकंड। मतलब ना तो फर्स्ट गर्म है ना लास्ट ठंडा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस तरह से ये रह गया था, इसके बारे में आपको बताना जरूरी था। आगे देखते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं। ये तायल एकेडमी पर क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, तायल एकेडमी के फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से लिंक प्राप्त करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि इस लॉकडाउन के समय में यदि आप घर बैठे हैं, बैठे ही हैं, यदि के तो कोई सवाल ही नहीं होता, बैठे ही हैं, तो आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप तैयार रहेंगे, नहीं तो माइंड में कुछ नहीं रहता, सिर्फ कोरोना बचेगा, आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होंगे। इसीलिए तायल एकेडमी के संयोजन से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाएं। इसकी कोई पेमेंट आपसे नहीं ली जा रही, तो आप कम से कम अपनी तैयारी कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने का क्या फ़ायदा है? फेसबुक से जुड़ने का फ़ायदा है कि कौन सा लेक्चर, कौन से सर किस टाइम पर देंगे, वो आपको ऑलरेडी
पता होगा। इसलिए आप उन लेक्चरों को मिस नहीं करेंगे और देख सकते हैं। लाइव सेशन चलता है, फिर कुछ वीडियो को हम रिकॉर्ड करके वहाँ पर फेसबुक पर डाल देते हैं। तो ध्यान रखना है, कुछ वीडियो को, तो लाइव सेशन आपके छूट गए तो हो सकता है वो सेशन भी छूट जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि तायल एकेडमी के संजीव तायल जी के फेसबुक से जुड़ें, और नहीं तो मेरे फेसबुक से भी जुड़ रहे होंगे, परवीन अत्री के नाम से है, तो वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और तायल एकेडमी के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।